नमस्कार। कक्षा 12वीं के प्रश्न बैंक के इस भाग में हम बात करेंगे अध्याय 3 के कुछ और प्रश्नों की। अध्याय 3 में से आपको पता है 5 नंबर का प्रश्न आने वाला है। तो 3 प्रश्न अपन ने पिछले भाग में देख लिए थे। अब चौथे प्रश्न से शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, मूलर चालकता किसे कहते हैं? विशिष्ट चालकता और पर विभिन्न चालकताओं पर तनुता का प्रभाव लिखिए। तो यहाँ पे हम पहले मूलर चालकता देखते हैं। मूलर चालकता क्या होती है? आपको पता है किसी विलयन की मूलर चालकता पदार्थ के 1 ग्राम मोल यानी 1 ग्राम अणु को किसी भी आयतन में V मिलीलीटर में विलय करने से उत्पन्न हुए समस्त आयनों की चालकता होती है। यानी हम 1 मोल पदार्थ लें, उसको हम घोल दें, उससे जितने आयन उत्पन्न होंगे उनकी समस्त आयनों की चालकता मूलर चालकता कहलाती है। यहाँ पे हम इसको गणितीय रूप में इस तरह लिख सकते हैं, लैम्डा m बराबर कैप्पा इंटू भी। यहाँ पे कैप्पा विशिष्ट चालकता हो जाती है और लैम्डा m मूलर चालकता है और भी उसका आयतन है, यानी भी ml में हमने इसको घोला हुआ है। आपको पता है आयतन जैसे बढ़ाएंगे हम तो चालकता आयनों की संख्या बढ़ सकती है, वियोजन की मात्रा बढ़ सकती है, तो इसका मान भी बढ़ जाएगा। अब हम बात करें चालकताओं पर तनुता का प्रभाव। तो देखिए अब एक एक करके देखें हम। जैसे मूलर चालकता की बात करें, क्योंकि मूलर चालकता में आप इसका सूत्र देख रहे हैं, ये विशिष्ट चालकता गुणा भी। तो यहाँ पे यदि हम आयतन का मान बढ़ाएंगे यानी तनुता बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ाएंगे तो आयनों की संख्या बढ़ेगी, और जब आयनों की संख्या बढ़ेगी तो उनकी चालकता भी बढ़ेगी। तो मूलर चालकता तनुता बढ़ाने पे बढ़ती है, क्योंकि उसके आयनन की मात्रा बढ़ती है और आयनों की संख्या बढ़ती है, इसलिए चालकता भी बढ़ती है। दूसरा है तुल्यांक की चालकता। आपको पता है तुल्यांक की चालकता क्या होती है? 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ को जब हम VML विलयन में घोलते हैं तो उन समस्त आयनों की चालकता तुल्यांक चालकता कहलाती है। तो वो ठीक इसी तरह से होती है मूलर चालकता जैसी। यहाँ पे आपने 1 मोल घोला हुआ है, यहाँ पे आपको 1 ग्राम तुल्यांक भार घोलना है, तो यहाँ पे भी तनुता बढ़ाने पे आयनों की संख्या बढ़ेगी। जब आयनों की संख्या बढ़ेगी तो तुल्यांक चालकता भी बढ़ेगी, यानी तनुता बढ़ाने पे तुल्यांक चालकता भी बढ़ती है। जिस तरह से मूलर चालकता बढ़ती है उस तरह से तुल्यांक की चालकता भी बढ़ती है। और तीसरा है विशिष्ट चालकता। आपको पता है विशिष्ट चालकता 1 घन सेंटीमीटर यानी इकाई आयतन वाले विलयन की चालकता होती है। तो जैसी तनुता बढ़ाएंगे हम तो इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। भाई उतने ही पदार्थ हम मान लीजिए 1 घन सेंटीमीटर में घोले हुए हैं, उतनी पदार्थ को हम 100 घन सेंटीमीटर में घोलेंगे तो क्या होगा? 1 घन सेंटीमीटर जो पदार्थ है, जो आयन है, आयनों की संख्या अपनी कम हो जाएगी। इसीलिए विशिष्ट चालकता का मान कम हो जाता है तनुता बढ़ाने पे, क्योंकि तनुता बढ़ाएंगे तो एक इकाई आयतन में आयनों की संख्या घट जाएगी और फलस्वरूप विशिष्ट चालकता भी कम हो जाएगी। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विशिष्ट चालकता एवं शेल स्थिरांक क्या है, इनके मध्य क्या संबंध है, ये आपको बताना है। जैसे आप जानते हैं विशिष्ट चालकता किसी विद्युत अपघट्य विलयन के 1 घन सेंटीमीटर की चालकता को विशिष्ट चालकता कहा जाता है। ये विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। तो कुछ लोग इस तरह से भी इसको लिखते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहा जाता है। ये इकाई आयतन विद्युत अपघट्य की इकाई आयतन की चालकता होती है। अब शेल स्थिरांक। तो शेल स्थिरांक क्या है? शेल स्थिरांक किसी विद्युत अपघटनीय शेल में जब 2 समान इलेक्ट्रोडों की मध्य लंबवत दूरी और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का अनुपात शेल स्थिरांक कहलाता है। मान लें हम यहाँ पर जैसे इस तरह का कोई शेल है, इसमें आपके 2 इलेक्ट्रोड हैं,
इनका जो इलेक्ट्रोड का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है, इसका जो एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ए, और इनको अगर दोनों विलयन में उनको हमने एल दूरी पर रखा गया है तो जो शैल स्थिरांक है वो होगा एल बटे ए। तो ये हो गया शैल स्थिरांक। इसको हम एक्स द्वारा डिनोट करते हैं, एक्स बराबर एल बटे ए, जहाँ पर एल इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी है और ए इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अब हम इन दोनों में संबंध की बात करें तो जो विद्युत अपव्यय का विलयन है, आपको पता है चालकता आयनों के माध्यम से होती है और एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर आयन गमन करते हैं। तो इसमें जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा वो क्या पे निर्भर करेगा, जितनी दूरी होगी इलेक्ट्रोडों के मध्य उसका समानुपाती होगा, जितनी अधिक दूरी होगी उसको उतनी विलयन पार करना पड़ेगा। तो प्रतिरोध समानुपाती एल यानी इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी। दूसरा, ये जितना चौड़ा होगा पैसेज वो उसके विद्युत के समानुपाती होगा। जितना ज़्यादा चौड़ा होगा आयन आसानी से उतनी जल्दी गति करेंगी। तो ये प्रतिरोध समानुपाती होगा 1/, अनुप्रस्थ परिच्छेद, यानी ये अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के विद्युत समानुपाती होता है। अब हम इन दोनों को मिला दें तो जी आर समानुपाती हो जाएगा एल अपॉन ए। यदि हम इसको बराबर करेंगे और बराबर करने के लिए हम यहाँ पर रो एक स्थिरांक का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा आर बराबर रो एल अपॉन ए। यहाँ पर रो क्या है, आपका विशिष्ट चालकता है। कैसे निकालेंगे, ये विशिष्ट प्रतिरोध है। कैसे निकालेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, यहाँ पे एल बराबर 1 रख दें, यानी हम इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी रख दें, 1 सेंटीमीटर, और हम इलेक्ट्रोडों का जो क्षेत्रफल है वो भी 1 वर्ग सेंटीमीटर रख दें। तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा रो, यानी विशिष्ट प्रतिरोध। वह प्रतिरोध होता है जो 1 घन सेंटीमीटर चालक द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो जो 1 घन सेंटीमीटर चालक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध है वो विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसको हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं, और इसका जो विलोम होता है उसको क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं, यानी 1/ρ बराबर कैप्पा, यानी विशिष्ट चालकता। तो यहाँ पे हम इस संबंध को इस तरह भी लिख सकते हैं, रो की जगह हम 1/k लिखते हैं तो जो हो जाएगा आर बराबर 1/k इंटू एल अपॉन ए की जगह पे हम शैल स्थिरांक का मान x रख दें तो रो बराबर 1/k इंटू एक्स, सॉरी आर बराबर 1/k गुणा एक्स, या हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं, कैप्पा बराबर 1/r गुणा एक्स। यहाँ पे के नहीं कैप्पा बोलना है आपको। कैप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता है। और आपको पता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम हो जाएगा विशिष्ट चालकता, और विशिष्ट और प्रतिरोध का व्युत्क्रम हो जाएगा चालकता, यानी प्रेक्षित चालकता। यदि आर प्रेक्षित प्रतिरोध है तो 1/r क्या हो जाएगी, प्रेक्षित चालकता हो जाएगी। तो यहाँ पे हम शब्दों में ऐसा लिख सकते हैं, ये हो गया विशिष्ट चालकता बराबर 1/r गुणा शैल स्थिरांक, यानी विशिष्ट चालकता बराबर प्रेक्षित चालकता गुणा शैल स्थिरांक। ये इन दोनों के बीच में संबंध हो गया। इस तरह से ये आपका संबंध हो गया, यही पूछा गया था। अब अगला प्रश्न है, एक न्यूमेरिकल है। इसमें आप देखें प्रश्न क्रमांक 6, 0.00024 मोलर एसिटिक अम्ल की चालकता 7.896 गुणा 10⁻⁵ सीमेन पर सेंटीमीटर है। इसकी मोलर चालकता परिकलित कीजिए। यदि एसिटिक अम्ल के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता डेल्टा इन्फिनिटी एम का मान 390.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है, तो इसका विभजन स्थिरांक क्या है। हमें ये 2 चीज़ें की गणना यहाँ पर करना है। एक तो अपन को मोलर चालकता देखना है इसकी, और दूसरा देखना है हमें इसका स्थिरांक, विभजन स्थिरांक। तो इसके लिए हम देखें, हमने पिछले भागों में सूत्र पढ़े थे। विभजन स्थिरांक का फॉर्मूला होता है के बराबर के अल्फा बराबर C⁴² अपॉन 1 - अल्फा। यहाँ पे के अल्फा तो विभजन स्थिरांक हो गया,
अल्फा वियोजन की मात्रा हो गई और सी उसकी सांद्रता होगी। तो अभी हमें अल्फा यानी वियोजन की मात्रा ज्ञात नहीं है, तो वियोजन की मात्रा का फॉर्मूला लिखेंगे हम, वियोजन की मात्रा बराबर सी सांद्रता पर मूलर चालकता बटे अनंतता पर मूलर चालकता। तो हमें सी सांद्रण पर मूलर चालकता भी नहीं दी है। इसको निकालने के लिए क्या सूत्र लगेगा, फिर ये सूत्र देखें आप, लैम्डा सी एम बराबर कैप्पा गुणा 1000 बटे मूलरता। यहाँ पे कैप्पा विशिष्ट चालकता है, आप देख सकते हैं यहाँ आपको दी गई है, और मूलरता भी आपको हमें दी गई है यहाँ पे। तो हम इससे लैम्डा सी एम यानी इसकी प्रेषित चालकता निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो चालकता आपको यहाँ पे जो दी गई है, इस चालकता का मान आप देख सकते हैं, इसकी जो विशिष्ट चालकता का मान है इसमें, इसका मान इसमें रखिए तो 7.896 गुणा 10⁻5 गुणा 1000 बटे इसकी मूलरता कितनी है 0.00241। तो आपने इसका मान रख दिया। ऐसे हम उसको गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे 10⁻3 है और ये 10⁻5 है, ऋण 5, तो ये 10⁻2 हो जाएगा, और हम इस राशि में इस राशि का भाग दे देंगे, तो ये मान आ जाएगा 32.76। और इस मान को हम वियोजन की मात्रा ज्ञात करने के लिए रख देंगे इस सूत्र में। अल्फा बराबर लैम्डा सी एम अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी एम, तो ये 32.76 निकली। ये 390.5 हमें दी है, इसका भाग देने पे ये आ जाएगा 8.4 गुणा 10⁻2। अब इसको हम वियोजन स्थिरांक के फॉर्मूले में रख देंगे कि अल्फ़ा बराबर सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये आपने सी का मान रख दिया और ये आपने अल्फ़ा का मान रख दिया, स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर 1 माइनस अल्फ़ा कर दिया। जैसे इसको हम घटाएंगे तो ये इस तरह का आएगा 1.0.084, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.916, और इनका गुणा करेंगे हम 8.4 गुणे 8.4 गुणे 0.00241, एक इनका गुणा करने पे ये मिलेगा 1.700496 10⁻⁻4 है ही। जैसे हम इसका भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1856 गुणा 10⁻⁴। इसको हम वैज्ञानिक संकेतन में करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, एक अंक और खिसकाना पड़ेगा हमें, 1.856 करेंगे, निकटन करेंगे तो 86 हो जाएगा और 10⁻5 आ जाएगी। ये आपका उत्तर है, ये आपका वियोजन स्थिरांक का मान हो गया। थोड़ा सा इसको आपको गणना का अभ्यास करना होगा।